गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लासेस को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस इन सब के बारे में स्टडी कर लिया था। क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अंदर इन्वॉल्व होने वाली वो प्रॉपर्टी जैसे एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, ये सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और जो लोगों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देख पाए फर्स्ट लेक्चर, वो यूट्यूब पे आकर लिंक्स में देख सकते हैं। चलिए सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इन्वॉल्व होने वाले जो सॉलिड्स हैं वह है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटलिक सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन्वॉल्व होने वाले तीन नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें तीन इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी जो स्पेशल कंडीशन है आयनिक, कोवलेंट, मेटलिक, ये अपना स्पेशली अलग होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये आप सबको पता है कि एक देखा जाए तो एक नॉन स्पेसिफिक फोर्सेस है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हर जगह जनरली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आयनिक और कोवलेंट जो होते हैं ये जनरली स्पेशल होते हैं, स्पेसिफाइक होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो स्टडी करते हैं आगे का टेबल के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम लोग आए तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है पॉइंट टाइप्स ऑफ सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहला आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप सबको पता है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स पाया जाता है, जिसका नाम है डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस। कौन सा फोर्स पाया जाता है भाई, डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस। तो डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस पाया जाता है, मतलब इनमें पाया जाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सबको ने पढ़ा है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये जो नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर का मतलब होता है सेम चार्ज। तो जो नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो रिपल करते हैं। और जब रिपल करते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो देखा जाता है कि वंडरवाल फोर्सेस सबसे बेकार फोर्सेस होता है। ये अधिकतर देखें तो हर जगह पाया जाता है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक फोर्स है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब नॉन स्पेशल, यह हर जगह देखने को मिलता है। रबड़, प्लास्टिक जो अपने शेप को चेंज करते हैं वो वहाँ पर पाया जाता है वंडरवाल फोर्सेस। तो वंडरवाल फोर्सेस पाया जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और जनरली इसके एग्जाम्पल आपको नॉन पोलर में ही दिखेंगे, क्योंकि नॉन पोलर जितने भी होते हैं वो आपके वंडरवाल फोर्सेस में ही इन्वॉल्व होते हैं। नोबल गैस के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। और वंडरवाल फोर्सेस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के होता है। जितना ज़्यादा साइज बढ़ाओगे वंडरवाल फोर्सेस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। नोबल गैस में वंडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी ज़्यादा दिखी जाती है, तो ऊपर से नीचे आने पर वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम और जिनॉन में वंडरवाल फोर्सेस किसके ज़्यादा होंगे, तो जिनॉन की कैटेगरी होगी, क्योंकि जिनॉन सबसे नीचे होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, तो वंडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वंडरवाल फोर्सेस के एग्जाम्पल कौन कौन है। तो वंडरवाल फोर्सेस के एग्जाम्पल आप सब लोग जनरली देख रहे हैं। आर्गन नोबल गैस है, अभी मैंने बताया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2I2CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसमें पाया जाता है वंडरवाल फोर्सेस, डिस्पर्शन या लंदन फोर्सेस, जिसमें वंडरवाल फोर्सेस में इन्वॉल्व होता है। वंडरवाल फोर्सेस से बेकार फोर्स है, चीप और नॉन स्पेशल है, नॉन स्पेसिफिक है, हर जगह पाया जाता है। इलास्टिक होता है, इसलिए इनका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है। ये सब के सब सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रिक तो कंडक्ट करेंगे ही नहीं, तो ये आपके इंसुलेटर होंगे। आ गया, तो ये हो गई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक बेसिक डेफिनेशन। दूसरा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है पोलर। अगर पोलर की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पाया जाता है कौन सा फोर्स, डाइपोल इंट्रैक्शन। कोई बोलेगा कि
नॉन पोलर तो समझ में आ गया कि सेम चार्ज, लेकिन पोलर क्या होता है? अपोजिट चार्ज। प्लस माइनस जहाँ पर भी होगा वो पोलर होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा वो आपके नॉन पोलर होते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर दिख जाए H2Cl2 Br2 Y2 ये नॉन पोलर है। HF HCl HBr HI ये आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इनमें पाया जाता है क्या? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? ये कहता है कि एक पोलर का पॉजिटिव एंड, देखना ध्यान से, एक पोलर का कौन सा एंड बेटा? पॉजिटिव एंड, और दूसरे पोलर का नेगेटिव एंड। दूसरे पोलर का क्या? नेगेटिव एंड जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं उसी को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोला जाता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो, एक पोलर का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस। एक ये पोलर हो गया और एक दूसरा पोलर हो गया प्लस माइनस। तो एक पोलर का पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर का नेगेटिव एंड जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो उन्हीं को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आगे समझ में? जैसे मान लो तुम्हारे पास HCl आ गया और एक दूसरा HCl आ गया, तो एक पोलर का कौन सा एंड मान लो ऐसे बना दिया गया, एक पोलर का पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर का नेगेटिव एंड जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा उसी का नाम होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आगे समझ में? तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पाया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वंडर वाल फोर्सेस से अच्छा होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट वंडर वाल फोर्सेस के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल है HCl और सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide is the one of the most famous example of the polar molecular solid। ये एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है क्योंकि SO2 जो होता है ये आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड में पाया जाता है वंडरवाल नहीं, क्या? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पाया जाता है हमेशा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब कोई पूछेगा तो कह देना एक पोलर का पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर का नेगेटिव एंड जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं उसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनका फिजिकल नेचर सॉफ्ट ही होगा कि उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हार्ड रखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हर हाल में इंसुलेटर होगी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगला जो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कभी भी हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जो होते हैं ये आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और जब इनसे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसका नाम दे दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर में वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में इसकी वजह से नहीं है क्योंकि कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी वजह से है, OH की वजह से है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब हाइड्रोजन अटैच होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। किससे अटैच होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है? तब उस समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं। अदरवाइज उस टाइम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं होगा जब हाइड्रोजन अटैच होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिर्फ एक कंडीशन कि हाइड्रोजन अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आगे समझ में? तो ये एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अच्छा, क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या? CH3OCH3, बताइए क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और कार्बन तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दिस इज ईथर। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अच्छा, क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यस, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और कैसे है? आप सबको पता है कि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिस विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक फेमस एग्जांपल आप सबको पता है कि वाटर जैसे आइस होता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मोल वाटर में
कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे 1 मोल वाटर में। तो 1 मोल वाटर में आप शायद समझ गए कि सिर्फ एक H2O की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल में अगर बात करें तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ये और एक ये, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। लेकिन अगर कोई पूछता है कि आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 1 मोल वाटर में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि वाटर तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब वाटर बहुत ज़्यादा होंगे, आइस में वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना होगा ये आपको बताना है। 1 मोल में तो 2 हो गए, लेकिन आइस में कितना होगा ये कैसे बताइएगा। तो कैसे बताएंगे, तो आप सबको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो आइस में बहुत सारे वाटर होंगे, तो इस तरीके से ये जुड़े होंगे, इस तरीके से इनका बॉन्डिंग आइस में बना होगा। तो जब इस तरीके से इनका बॉन्डिंग बना होगा तो बताइए कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, क्योंकि वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे भाई साहब। अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल वाटर में कितने होंगे, तब आप बोलो 2 होंगे। लेकिन अगर वाटर में, आइस में पूछो कि कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, तो आप बोलेंगे 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। आगे समझ में। इनका अगर बात किया जाए नेचर, तो ये हार्ड होंगे। हार्ड इसलिए होंगे क्योंकि ये डायपोल डायपोल और वंडरवाल से थोड़ा सा 6 फोर्स होते हैं, तो हार्ड होंगे। कंडक्टिविटी इंसुलेटर ही होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आगे समझ में। तो पहले इन तीनों में कंपेयर कर लीजिए कि सबसे बढ़िया होगा कौन सा फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, और लास्ट में होगा वंडरवाल फोर्सेस। कौन सा बेटा, वंडरवाल फोर्सेस। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमने चर्चा कर लिया। और इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा वंडरवाल का, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा पोलर का, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मतलब ज़्यादा का मतलब उतना ज़्यादा नहीं होगा, लो ही रखते हैं, लेकिन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए। आगे समझ में। वैसे जनरली अगर कोई पूछेगा तो लो तीनों का होता है, लेकिन सबसे लो किसका होता है, वंडरवाल फोर्सेस का होता है। अब अगला जो हेडिंग है जिसका नाम है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। और सारे जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं उनमें पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये कोलम्बिक फोर्सेस एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ये कहीं पर भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफाइड जगह पे ही लगेगा, एक लेफ्ट लगेगा राइट नहीं, ये हर जगह लग सकता है। ये नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स है, बस आयंस होने चाहिए, उनके बीच में लग जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दुनिया के जितने भी आयनिक एग्जाम्पल हैं ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सब आयनिक सॉलिड है। NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड, CaF2, ये सब के सब आपके आयनिक सॉलिड हैं। और अगर इनके फिजिकल नेचर की बात करें तो ये हार्ड होते हैं और बट ब्रिटल होते हैं, हार्ड प्लस बट ब्रिटल। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की चर्चा करें तो आप सबको पता है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी, अगर सॉलिड स्टेट में बात करें तो इंसुलेटर होंगे, लेकिन अगर पानी में डाल दो नमक को तो नमक में पानी में डालने पर वो नमक टूटेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, और आयंस प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि साल्ट हुए, एसिड हुए, बेस हुए, ये वाटर में डालने के बाद आयन प्रोड्यूस करते हैं, टूटेंगे, घुलेंगे, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में अगर बात करें तो आयंस सिर्फ अपने जगह पे वाइब्रेट करेंगे, ट्रेवल नहीं करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ झंझनाहट महसूस होगी, लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे। आगे समझ में, उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इंसुलेटर का मतलब वही है कि कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। लेकिन अगर इसी सॉलिड आयंस को अगर हम पानी के अंदर डाल दिया जाए तो कंडक्ट करेंगे, और बहुत बढ़िया कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आयंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि टूटेगा, घुलेगा, घुलने के बाद आयन प्रोड्यूस करेगा। अब आयन प्रोड्यूस करेगा तो इधर उधर ट्रैवल करेंगे चार्ज, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट में जितने भी आयंस होंगे वो कभी फिक्स नहीं होंगे। आप सबको पता है कि कोई भी सॉलिड हो उसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल कभी भी फिक्स नहीं हो सकते, वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे जरूर।
क्योंकि अगर फिक्स कर दोगे तो स्टेबल नहीं, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो आयंस भी अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ झंझनाहट महसूस होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उस लेवल का प्रोड्यूस नहीं हो सकता जिस लेवल का वाटर में प्रोड्यूस होगा आयंस का। इसलिए आयंस इज अ गुड कंडक्टर इन द एक्वस स्टेट बट बैड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी हाई होगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। आगे समझ में। अगला नेक्स्ट पॉइंट, और दुनिया के जितने भी आयनिक एग्जाम्पल हैं वो सब आपके आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड। तो आपको पता है कि मेटेलिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा पॉजिटिव आयन, मतलब उस मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स करता रहता है इधर से उधर, जिसके बीच में पाए जाने वाला फोर्स कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग। तो याद रखेंगे कि मेटेलिक सॉलिड में कौन सा कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड 2017 कि मेटेलिक सॉलिड में पार्टिकल्स के नाम बताइए कौन से हैं। पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, डिलोकलाइज करते रहते इलेक्ट्रॉन और इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो दुनिया के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब आपके मेटेलिक बॉन्डिंग हो, चाहे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब के सब मेटेलिक बॉन्डिंग होंगे। और ये हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल। मेलेबल डक्टाइल तो इनका नेचर है, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये डक्टिलिटी शो करेंगे, मेलेबिलिटी शो करेंगे। कोई कितना भी मना करेगा ये शो करेंगे क्योंकि इनका नेचर है ये शो करने की प्रॉपर्टी। कंडक्टर की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में भी कनेक्ट करेंगे और मेटेलिक मतलब मोल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट में भी कनेक्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने बोला कि आयंस जो होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो तो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ झंझनाहट प्रोड्यूस होती है। और एक्वस में कनेक्ट करते हैं क्योंकि आयंस प्रोड्यूस होता है, ट्रैवल करता है। तो ये मेटल्स में कैसे करंट फ्लो करने लगे सॉलिड में? तो आपको बता दें कि आप सब लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो सबस्टेंस टूटने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। आगे समझ में। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट्स नेचर का काम करते हैं। ये टूटेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। लेकिन मेटेलिक सॉलिड क्या है? बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो आयनिक कंडक्टर्स जो आयनिक होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो टूटेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। आयनिक सॉलिड में टूटेगा नहीं, सिर्फ वाइब्रेट करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। पानी में जाएगा तब टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। लेकिन मेटेलिक जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, मेटल का जो रॉड होता है वो बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयनिक में फ्री आयंस होते हैं। आगे समझ में। जब तक आयनिक में फ्री आयंस नहीं होंगे, जब तक आयंस नहीं इधर उधर ट्रैवल करेगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। लेकिन मेटेलिक क्या कहता है? तुम मुझको सॉलिड स्टेट में भी रखो। ग्रेफाइट क्या टूटता है कभी? मेटल रॉड नहीं टूटता है, बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। और किसकी वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आयंस में टूटेगा तो पास करेगा, अब मेटेलिक रॉड बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। आ गया? किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। बस मेटल का रॉड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कराता है एक रॉड से दूसरे रॉड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। लेकिन आयनिक क्या होते हैं? टूटेंगे, घुलेंगे, टूटेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। कोई चार्ज ट्रैवल करेगा और चार्ज ट्रैवल तब करेगा जब वो आयनिक कंपाउंड टूटेगा, तभी तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मेटल का रॉड चाहे सॉलिड हो चाहे एक्वस हो, आप इसको डालेंगे, ये बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसमें फ्री आयंस होता है जो बिना जब तक टूटेगा नहीं तब तक पास नहीं करेगा। और मेटेलिक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई टूटने की जरूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आगे समझ में। तो ये कंडीशन है। तो मेटेलिक बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इसीलिए मेटल सॉलिड में भी और एक्वस में भी गुड कंडक्टर होते हैं। चाहे मेटल का रॉड लीजिए, चाहे आयरन का रॉड लीजिए, चाहे ग्रेफाइट लीजिए, ये कंडक्ट करेंगे और बिना टूटे कंडक्ट करेंगे। आ गया। दूसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है क्योंकि अच्छे होते हैं मेल्टिंग सॉलिड्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है दिस इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट में कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं और इनके बीच में पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग आप सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है जिसमें इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इनके एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, SiO2, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट। एल्युमिनियम नाइट्राइड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड। ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। ये हार्ड होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और इन सब के एग्जाम्पल में ये 5 एग्जाम्पल जो आप सामने देख रहे हैं, SiO2, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब के सब इंसुलेटर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की इंसुलेटर नहीं होता है, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। क्यों? डायमंड, क्वार्ट्ज, ये सब जितने होते हैं इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री, आप सबको पता है कि डायमंड में 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन फ्री नहीं होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। और जब कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंडक्ट कहाँ करेंगे? तो ग्रेफाइट में 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका फ्री स्टेट में होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करेगा, लेकिन ग्रेफाइट नहीं करेगा। और यही सारे केस लगेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन नहीं होती है इन कंपेयर टू ग्रेफाइट। इसलिए ग्रेफाइट सिर्फ कोवैलेंट में कंडक्ट करेगा, बाकी सब इंसुलेटर होंगे। आगे समझ में? इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज वेरी हाई। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आज का एग्जाम्पल और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो जितना भी मैंने पॉइंट बोला है वो आप सभी लोग अच्छे जगह कहीं नोट कर लेंगे। और ये टेबल जो देख रहे हैं, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सब लोग को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन के टेबल पे हमने चर्चा कर लिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि नोबल गैस के जनरली जितने भी होते हैं उसमें वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। वंडरवाल आपके जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेशल, हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन आयनिक, कोवैलेंट, मेटलिक, ये सब स्पेशल है, ये कुछ कुछ ही जगह पाए जाते हैं, स्पेशल जगहों पे पाए जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक है। और वंडरवाल फोर्सेस नॉन स्पेसिफिक है। आगे समझ में? अच्छा, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं ये आप सबको पता है कि ये आयंस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आप सब लोग टेबल को ध्यान से देख लेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे कि सर ने क्या क्या इसमें पढ़ाया है। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 1 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 मोल वाटर में तो 2 ही होंगे, लेकिन आइस और वाटर में कितने, क्योंकि उसमें बहुत सारे वाटर होंगे, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं आइस। और आइस का स्ट्रक्चर पिजड़े जैसा होता है, 3D केज स्ट्रक्चर, 3D केज, CAGE, 3D केज टाइप स्ट्रक्चर होता है आइस का, एक पिजड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है। और आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4। वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4। लेकिन 1 मोल वाटर में कितने? 2, क्योंकि उसमें एक ही वाटर के मोल होंगे, एक ही वाटर के मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे। तो ये कहानी समझ में आ गई, इन टेबल के बेस पे अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में we study about some basic definition like as the constituent lattice point crystal, जो कि हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। ओके।